वेलकम बैक। कर्नाटक के चुनावी दंगल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो नतीजे आ चुके हैं जहां पर कांग्रेस को एक शानदार जीत मिली है और बीजेपी की सीटें यहां पर काफी ज्यादा कम हुई। उन्होंने कहा कि वो इसमें आत्ममंथन करेंगे और जेडीएस को तो काफी ज्यादा, जैसे आप कहें, पत्ता साफ होता हुआ यहां दिखाई दिया। बहरहाल तो चलिए ये ताज़ा नंबर जो आपकी स्क्रीन पर हैं, अब ये ऑलमोस्ट रिजल्ट में कन्वर्ट हो गए हैं। तो आगे बढ़ाते हैं बातचीत को। विजय ग्रोवर साहब जुड़ गए हैं इस कार्यक्रम में हमारे साथ। तो ग्रोवर साहब, सवाल यही कि काफी सारी बातें हो गई अब तक, लेकिन आपके लिहाज से, क्योंकि आप कई चर्चाओं में शामिल रहे जब ये चुनाव के बारे में हम बातचीत करते थे, तो क्या काम करा कांग्रेस के लिए? बहुत सारी चीजें हैं, घोषणा पत्र हैं, फिर कुछ मुद्दे आ गए बीच बीच में, फिर बजरंगबली भी आए। क्या आशीर्वाद इनको चला गया? चलिए, शायद ग्रोवर साहब लेट भी आए और लिंक फिर से डाउन हो गया। एनीवे, तो चलिए नागराजन साहब क्या कहेंगे? भगवान का आशीर्वाद इस बार कांग्रेस के साथ। बिल्कुल 89 में देवेगौड़ा ने उस सीट जीती थी, रामनगर। काफी तादाद में वहां मुस्लिम मतदाता है। और एक जगह है पुलिकेशी नगर, बंगलुरु शहर में। बीजेपी का जमानत जब्त हो गया वहां इस बार। ये बजरंगबली का जो काउंटर पोलराइजेशन, जिस वजह से उन्होंने बजरंगबली को उसमें शामिल किया, कांग्रेस को उसका पूरा फायदा मिला। ओल्ड मैसूर रीजन में भी मिला, बेंगलुरु शहर में भी मिला। बेंगलुरु शहर में और मुस्लिम तादाद बहुत होने का जो जगह है गांधीनगर, वहां से 115 मतदान से कांग्रेस जीत गई। बीजेपी लॉस्ट बाय 115 वोट्स, ये सब है। और जो बीजेपी है के बारे में यदि हम उसका डाटा को देखें तो बीजेपी पिछली बार कोस्टल कर्नाटका, करावली और मध्य कर्नाटका और किट्टूरू कर्नाटका, यहां तीनों जगह आगे थी उनका। और खासकर इस बार कोस्टल कर्नाटक में उनको सीटें घटी है, फिर भी 12 सीट वो सबसे बड़ी पार्टी वही है। लेकिन सेंट्रल कर्नाटका में उनका पिछली बार 21 सीट था, अभी वो घटकर 5 सीट में आ गई। कांग्रेस को 19 सीट हो गया वहां। ऐसे बेंगलुरु शहर में एक ही जगह है बीजेपी को सबसे बड़ी सीट मिली है, 14 सीट मिली है। पिछली बार 11 सीट थी वहां 14 सीट मिले। बाकी जगह तो देखिए, ओल्ड मैसूर में 6 सीट चला गया, उनको केवल 5 सीट मिला इस बार। और हैदराबाद कर्नाटक में भी ऐसी स्थिति है, वहां 30 सीट मिला था, वहां 17-16 में आके सिमट गया उन्होंने। तो इसलिए हर जगह उनको और कुछ जगह तो ऐसा है जो सेंट्रल कर्नाटक में डिपॉजिट खत्म हो गए और इंडिपेंडेंस की वजह से। यदि किट्टूरू कर्नाटक में देखें तो वो एमईएस की वजह से बीजेपी का जो रिबल्स था, लगभग 35 रिबल को जेडीएस ने टिकट दिया था। उसमें से 20-22 रिबल्स का अच्छा खासा वोट मिला था। उन लोगों ने बीजेपी को फायदा ही वो जीतने का जो था उसको खराब किया है। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है विपिन। एक ये ग्रोवर साहब जुड़ गए, मैं ग्रोवर के पास जाना चाहूँगा, ग्रोवर जी के पास, कि बहुत स्ट्रांग पोलराइजेशन हुआ है, बहुत ही स्ट्रांग पोलराइजेशन हुआ। अच्छा, ग्रोवर जी का फिर लिंक डाउन हो गया। आज बजरंगबली कृपा उनके ऊपर नहीं है बिल्कुल बार बार उनका लिंक डाउन हो रहा है। गुरुप्रकाश जी, सीरियस नोट पे सवाल है ये। देखिए, ये बहुत पूरी कहानी बड़ी स्ट्रांग नोट पे पोलराइजेशन की दिख रही है। हिजाब का मामला वहाँ उठा, फिर ये मैनिफेस्टो में कांग्रेस में लिखा कि हम बैन करेंगे, फिर बजरंगबली का इशू आया। एक्चुअली ये काउंटर हो गया आपके लिए, इसका फ़ायदा आपको मिलना चाहिए था, वो मिल गया कांग्रेस को। अभी देखिए, बता रहे हैं वो गांधीनगर की सीट 115 वोट से जीतता है कांग्रेस वाला। ऐसी बहुत जगहों, जैसे आपका जो महाराष्ट्र कर्नाटक वो आपका गढ़ है, मध्य कर्नाटक आपका गढ़ है, वहाँ पे भी आप बहुत बुरी तरह हारे हैं। तो ये दिखाता है कि जो पोलराइजेशन हुआ है ज़बरदस्त, वो एक्चुअली आपके बहुत उल्टा पड़ गया है। रियलाइज़ कर रहे हैं आप ये? नहीं, पोलराइजेशन या कंसोलिडेशन ये आपकी शब्दावली हो सकती है, हम लोग कभी भी इस दृष्टि से काम नहीं करते हैं।
और देखिए नीरज जी, इस बात को आप भी स्वीकार करेंगे कि जो लोग भगवान राम के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे, 2007 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते थे, वो लोग भी बजरंग बली का पाठ कर रहे हैं, वो लोग भी हनुमान मंदिर जा रहे हैं। प्रियंका गांधी जी, आज देखा मैंने, हनुमान मंदिर गई थी। तो कर्नाटक से लेकर के बंगाल तक, बंगाल में जो लोग संदेह प्रकट करते थे वो आज चंडी पाठ कर रहे हैं। तो यहां जाने का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से देखिए, इस देश में एक तुष्टीकरण की राजनीति तो रही है, और इस तुष्टीकरण के खिलाफ बोलना उचित नहीं है क्या? और जब हम तुष्टीकरण कहते हैं तो हम स्पष्ट रूप से हमारा ये मानना है कि एसडीपीआई के बारे में कोर्ट ने क्या कहा था? कोर्ट ने कहा था कि ये एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ये कोर्ट के शब्द है, मेरे शब्द नहीं है। एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इंडल्जिंग इन सीरियस एक्ट ऑफ वायलेंस। अब क्या कांग्रेस और एसडीपीआई का एक गठबंधन नहीं था? क्या एसडीपीआई को लेकर के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने यह नहीं कहा था कि एसडीपीआई एक सेकुलर अलायंस है? तो जो तुष्टीकरण की राजनीति है, अब ये तुष्टीकरण के नाम पे जो कंसोलिडेशन करने का काम करते थे, रिवर्स पोलराइजेशन करने का काम करते थे, उनको तो एक्सपोज करने की आवश्यकता है। और हम लोगों ने, आपको समझना होगा कि हम लोगों ने सिर्फ प्रतिक्रिया दी है। बजरंगबली को कर्नाटक के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में कौन लेकर के आया? भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई क्या? कांग्रेस के लोग लेकर के आए थे। पीएफआई को कर्नाटक के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में कौन लेकर के आया कि पीएफआई को बैन करेंगे? और यह तो बिल्कुल हास्यास्पद है। पीएफआई जो कि ऑलरेडी बैंड संगठन है, पीएफआई जो कि जुडिशियल प्रोसेस के बाद, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद जिसको बैन कर दिया गया है विधिवत संवैधानिक तरीके से, पीएफआई पे बैन करेंगे, बजरंग दल पे बैन करेंगे? तो मुझे लगता है इसको तो जवाब देना पड़ेगा ना, प्रतिक्रिया देनी पड़ेगी ना। आखिरकार कांग्रेस का और तुष्टीकरण का, देखिए गुरुप्रकाश जी, नया नहीं है। आपको याद होगा, उसी प्रतिक्रिया का तो प्रतिक्रिया पे प्रतिक्रिया है ये। मैं वही तो कह रहा हूं आपसे, प्रतिक्रिया पे प्रतिक्रिया है ये। नहीं नीरज जी, मुझे लगता है कि ये आकलन आपका हो सकता है, लेकिन जहां पे हिंदू अस्मिता की बात आएगी, हिंदू अस्मिता की बात तो हम करेंगे ना। राम मंदिर नहीं बना, अब इसके लिए कौन जिम्मेवार है? जब देश आजाद हुआ था तो सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार का मुद्दा आया था। कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? लेकिन इसके विरोध में तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी गए थे। महात्मा गांधी जी तक ने कह दिया था कि नहीं, बिल्कुल टैक्स पेयर के पैसे से होना चाहिए। 1966 का साल था, गौ हत्या के विरोध में संत समाज के लोग विरोध करे, सदन के बाहर में गोलियां चलवा दी गई थी। 2007 का साल था, मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है। तो कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करे तो ठीक, हम प्रतिक्रिया भी ना दे, हम जवाब भी ना दे, आंदोलन भी ना करे, ऐसा तो नहीं होगा ना। देश में जो 80% हिंदू हैं, उनकी अस्मिता का क्या, उनके सम्मान का क्या, उनके आस्था का क्या, वो तो हम बोलेंगे। लेकिन हम जब कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो सर्वांगीण विकास हो, समावेशी विकास हो, कोई भी व्यक्ति रह ना जाए। हम दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के कल्याण की बात करते हैं, और वो करते रहेंगे, ना जात के आधार पे, ना धर्म के आधार पे, काम के आधार पे। कहां क्या आवश्यकता, उस आधार पे में काम करने की आवश्यकता है। ये सब डाइवर्जनरी टेक्निक है, ये सब भ्रमित करने वाली बातें हैं। और आप भली भांति जानते हैं कि कर्नाटक के चुनाव के विमर्श में इन सब मुद्दों को, पीएफआई हो, बजरंग दल हो, प्रधानमंत्री पर अमर्यादित टिप्पणी करने की बात हो, ये कांग्रेस पार्टी लेकर के आई है। अब इसका नफा नुकसान में मुझे जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कर्नाटक की जनता, देश की जनता इस बात को भली भांति जानती है। नीरज जी, ठीक है, विजय ग्रोवर जी फाइनली जुड़ गए हमारे साथ। थोड़ा फ्रेम अभी भी है। विजय साहब, आपने बहुत मेहनत की, मैं देख रहा था, लेकिन फाइनली लिंक स्टैब्लिश हो गया है। तो यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि अब काफी सारी बातचीत हुई इस दौरान जब ये चुनाव चल रहे थे, और फाइनली आज रिजल्ट हैं। क्या चीज कांग्रेस के पक्ष में गई और क्या चीज बीजेपी को पीछे ले गई? आपका एनालिसिस। देखिए, जहां तक ये चुनाव है, इसमें सबसे बड़ी खासियत जो रही, सर। और नीरज, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। हाँ बोलिए ग्रोवर साहब। शायद लिंक जुड़ा तो है, वो दिख तो रहे हैं, लेकिन आवाज पूरी तरीके से नहीं पहुंच रही। खैर, हम अपने अंतिम चरण में है कार्यक्रम के। तो नीरज जी, यहाँ से अब वो बातें होती रहेंगी और तमाम सारी बातें हैं, पार्टी अपनी एनालिसिस भी करेंगे। लेकिन अब यहाँ से दो तरह की चीज़ें, एक तो चलिए बड़ा चुनाव हो गया लोकसभा, लेकिन और भी स्टेट्स के भी आगे चुनाव है। उसमें मध्य प्रदेश आता है, राजस्थान जैसा बड़ा स्टेट आता है, वहाँ पर बीजेपी का अच्छा होल्ड है, लोकल लीडरशिप भी अच्छी है, और वो फिर हिंदी भाषी राज्य। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दक्षिण
में थोड़ा अंतर आ जाता है और हिंदी भाषी राज्य में थोड़ा कनेक्ट के लेवल पे अंतर आता है। जब वहां जाके प्रधानमंत्री बोलेंगे उसकी बात बहुत अलग होती है, कहीं और बोले तो थोड़ा तो अंतर आता है उसमें। इन राज्यों में अब बीजेपी को क्या देखना होगा? क्या उस लोकल लीडरशिप को उस तरीके से रखना होगा? उनका अपना आकलन है। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा क्योंकि यहां पर भी शायद वो बहुत सारे लोगों ने पार्टी छोड़ी, तब हम बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन वोट परसेंट तो इंटैक्ट है, इसमें उसका कोई फर्क पड़ा नहीं है, कोई असर नहीं। इवन जगदीश शेट्टर हार भी गए, तो फिर भी क्या अप्रोच होगी? देखिए, बिल्कुल बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसी पे शायद बीजेपी का सबसे बड़ा फोकस होगा क्योंकि लोकसभा से पहले उनके इलेक्शन है। लोकल लीडरशिप इन 3 राज्यों में जहां चुनाव होने वाली, वहां पे कर्नाटक से ज्यादा एस्टेब्लिश है। आप शिवराज जी आपके राज्य के हैं और लंबे समय से वो सीएम है। राजस्थान में अल्टी पल्टी चलती रहती है 5-5 साल में। छत्तीसगढ़ में बहुत लंबे समय बाद बीजेपी हारी थी। तो इन तीनों राज्यों में स्ट्रक्चरली बहुत अच्छा है और लोकल लीडरशिप भी बीजेपी के पास है और तीनों हिंदी भाषी राज्य। ये एक फैक्टर किसी ने जिक्र नहीं किया है, लेकिन ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप जब सेंट्रल लीडरशिप जाके वहाँ पे, तो कम्युनिकेशन में भी थोड़ा इशू होता है वहाँ पे, लेकिन ये बहुत बड़ा इशू नहीं था, लेकिन इसका भी फर्क पड़ता है। इन तीनों राज्यों में जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि बाइपोलर इलेक्शन है, यहाँ बीजेपी कांग्रेस का कोई नहीं है। तो उस चीज को बीजेपी को स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा अपने लेवल पे, कांग्रेस को अपने लेवल पे। और चूंकि जो जहां है उसका एंटी इनकम्बेंसी होगा, राजस्थान में कांग्रेस के लिए एंटी इनकम्बेंसी होगी, मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए होगी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लिए होगी। तो एंटी इनकम्बेंसी को आप क्या भुना ले में, इस पे काम करना पड़ेगा। और ये बिल्कुल तय समझ लीजिए, यहां से लेकर 24 तक जिन राज्यों में सिर्फ 2 पार्टी के चुनाव, जिसमें एक तरफ बीजेपी एक तरफ दूसरा है, वहां पे आपको अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी बदलनी पड़ेगी। ये आपको कर्नाटक इलेक्शन ने एक मैसेज दे दिया है। तो अब हमारे ख्याल में हमसे ज़्यादा समझदार बीजेपी के लोग हैं और वो इस पे सोच जरूर रहे होंगे। मुझे जो समझ में आ रहा है, सिर्फ यही समझ में आ रहा है कि आपको अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि ना तो कोई मुद्दा हारा है यहाँ पे। मैं तो कह रहा हूँ, मुझे कोई बताए ना जगदीश शेट्टर या 47 लोग बीजेपी से टूट के चले गए थे कांग्रेस में, कोई फर्क नहीं पड़ा उनके जाने आने से। बंगलौर का नगराजन जी कह रहे हैं, बंगलौर में अभी भी ज़्यादातर सीटें बीजेपी ने जीती हैं। वो जहाँ पे मैक्सिमम पोलराइजेशन हुआ, ये शब्द गुरु प्रकाश जी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उनको करना भी नहीं चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन मैं एनालिस्ट हूं, मैं कह सकता हूं उस पोलराइजेशन का नतीजा था कि 115 वोट से हार गया। तो ये जहां जहां हुआ वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर वोट परसेंट आपका इंटैक्ट है तो फिर मैं मानता नहीं कि कोई मुद्दा, अगर बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी होती तो ये वोट परसेंटेज गिरता। ये वोट परसेंट न गिरने का मतलब, मैं दोबारा कह रहा हूं अंडरलाइन करके, कि ये एंटी बीजेपी वोट था, कि मेरे को इस सरकार को हराना है, बीजेपी को हराना है, ना कि किसी और को। जी चलिए, समय बिल्कुल कम रह गया है, तो खंडूरी साहब, आप लोग जब यहाँ से आगे, नहीं 3 ही राज्यों की बात कर रहा हूँ, वहां पर जाते हुए एक राज्य में, 2 राज्यों में आपकी सरकार है, एक में आपको मुकाबला करना होगा, क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है आप लोगों की? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात को तो बिल्कुल भी नहीं आगे जाने दूंगा कि हमारे भाजपा के साथी हैं, उन्होंने हमें कुछ इतिहास बताया है। तो अगर इतिहास मैं भी अगर बताना शुरू हो जाऊं तो मैं 1942 की बात कर सकता हूँ, क्विट इंडिया मूवमेंट की, जिसमें जो कांग्रेस पार्टी में जो थे उन्होंने इस देश को आगे लेके गए, और कुछ लोग ऐसे थे जो मुखबरी कर रहे थे। तो इतिहास सर मैं भी जानूं। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये कह रहे हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति हम ही कर रहे हैं, और ऊपर से इस डिबेट में भगवान राम का नाम बोले, क्या मैं तो नहीं लेके आया हूं। तो फिर ये कहना कि 80% हिंदू और हिंदुओं की कौन रक्षा करेगा, ये बड़ी क्लासिक ये स्ट्रैटेजी है, इसका मैं विरोध करता हूं। और ये आपने कहा कि मैं माफी चाह रहा हूं कि थोड़ा सा मैंने डाइवर्ट किया। अब आपने जो सवाल किया है उसका मैं जवाब देना चाहूँ। देखिए, जहां तक रही राजस्थान की बात और छत्तीसगढ़ की बात, मेरा अभी से ये मानना है कि जो कर्नाटका में जो लेसन हुए हैं, जो हमारी सीख रही है, उसका इम्प्लीमेंटेशन राजस्थान में भी और छत्तीसगढ़ में भी होगा। एक दूसरा हमारा यह मानना है कि अगर संगठन और नेता एक साथ मिलकर चले तो मैं ये मानता हूं कि हम वहां पे भी चुनाव जीतेंगे। मैं आपसे ये कुछ भी नहीं कह रहा हूं, ना मैं कह रहा हूं कि काम आसान है, एंटी इनकम्बेंसी हर जगह होती है, ये मैं मानता हूं। पर मेरा ये मानना है कि कर्नाटका में जो विजय है वो एक तरह से आप संजीवनी कह लीजिए या आशा की किरण ले लीजिए, ये बहुत प्रोत्साहित करेगी सारे कांग्रेस पार्टी को, और आने वाले चुनाव में इससे जरूर अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट है।
चलिए ठीक है, तो अब आगे तो चुनाव जो आएंगे उसमें देखा जाएगा कि कैसी चीजें क्या, लेकिन आज तो कर्नाटक में आपकी विजयश्री हुई है तो उसके लिए आपको पुनः बधाई। और अब वक्त भी हो गया कि कार्यक्रम का अंत करें, तो कर्नाटक के नतीजे जिस पर काफी दिनों से चर्चा थी, नजर थी, अब सबके सामने है। और 2024 के लिए अब जो भी चुनाव होंगे उनको उनका सेमीफाइनल कह लीजिए या रोड टू 2024। हालांकि ये बात सही है कि राज्य अलग और देश अलग या नेशनल चुनाव अलग, लेकिन फिर भी चुनावी नतीजे आते हैं तो उनके विश्लेषण तो निकलते ही निकलते हैं। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप सभी को चर्चा के लिए धन्यवाद और आगे CNBC आवाज पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।